हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी वर्क निकाल रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर का सीरीज चल रहा है। पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है जो वर्क, जिसमें हम लोग वर्क निकालेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद हम लोग वर्क नहीं निकालेंगे, हम लोग वर्क थ्योरम से वर्क निकालेंगे। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब पढ़ लेंगे तो वर्क निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। फिलहाल हम लोग जो वर्क निकाल रहे हैं वो बेसिकली उसका बेसिक फॉर्मूला से वर्क निकाल रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग एनर्जी नहीं पढ़े, जहाँ पे भी लोग पावर नहीं पढ़े और सिर्फ वाटर पढ़ करके वर्क निकाल रहे हैं। तो एक तो पढ़ा हम लोग कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्डन कभी भी निकालना होगा, या तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट करना है, या अगर दोनों कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो एफ एस कोस थीटा लगाना है। अब कांस्टेंट फोर्स में चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, जो भी फोर्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्क निकालते हैं। फिर आगे हम लोग देखें पार्ट 3 में देखें वेरिएबल फोर्स। तो जो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो बेल आइकन में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे आप पूरा उसको ज़रूर देखें। उसके बाद प्ले सीरीज से देखते हुए आए और फिर नोट जरूर करें। मैं प्रॉपर पूरा लगभग जो चैप्टर वाइज जो अगर पढ़ना चाहिएगा तो आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे फुल मिलने वाला है। आपको सारा कॉन्सेप्ट्स, बेसिक नोट्स जो होता है सारा यहाँ पे कंप्लीट होगा बोर्ड में। और आपका बेसिक लेवल से लेकर के अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन, शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर अगर उस टॉपिक से कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आए हुए हैं या जो आते हैं, जो आने का चांस है, वो भी यहाँ पे होगा। फिर अलग से हर एक टॉपिक का, हर एक एक्सरसाइज का प्ले स्टोर अलग से बनेगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करने से आपका एटलीस्ट नीट और जेईई मेंस का सारा क्वेश्चंस तो लग ही जाएगा। हाँ, एडवांस के लिए कुछ एक अलग से सीरीज चलेगा जहाँ पे मैं हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन डालूंगा, वरना एक ही फिर कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा मोटिव है नीट और जेईई मेंस के लिए ये कंप्लीट आपका थ्योरी, एडवांस के लिए भी कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी वर्क कांस्टेंट फोर्स के वजह से पढ़ चुके हैं, एफ डॉट एस किए, एफ एस कोस थीटा किए, वेरिएबल फोर्स के वजह से हम लोग इंटीग्रेशन किए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और लास्ट वर्क फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ है और आपको वर्डन निकालना है, तो क्योंकि वर्क बराबर क्या था, वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमने देखा कि वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है, फिजिक्स में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब चीज़ों को जोड़ते हैं, जब भी चीज़ों को जोड़ते हैं, इनके बीच का और इनके बीच का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम क्या लेते हैं, इनका जो एरिया रहेगा उस ग्राफ का, वही क्या होगा, ये आपका जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मिलेगा। बेसिक मैथ्स में सारा कुछ सिखाया जाता है, तो वही चीज़ है। तो अगर हम देखें वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या था, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एस, डी वाई डी जेड, जो भी था पोजीशन के साथ इंटीग्रेशन था, लिमिट होगा उसका कुछ वेरिएबल पर कहीं से कहीं तक, x1 से लेके मान लो x2 तक। ठीक है, तो अगर उसका ग्राफिकल फॉर्म में एफ और एक्स के बीच में ग्राफ है और आपको वर्क निकालना है, x1 से x2 के बीच में बोलेगा कि चलो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेस कर रहा है कोई फोर्स, जो ऐसे लग रहा है, फोर्स वेरिएबल है बिल्कुल, कभी फोर्स कुछ है, कभी फोर्स कुछ है, कभी फोर्स कुछ है, कभी फोर्स कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये फोर्स अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग लग रहा है और आपको वर्क निकालना है। तो क्योंकि फोर्स का वैल्यू नहीं है, फोर्स एक्स के फॉर्म में उसका फंक्शन नहीं, उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ से डायरेक्ट हम निकालेंगे। इस ग्राफ को हम क्या लिखेंगे, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, वही क्या मिलेगा, हमको वर्क मिलेगा। सिंपल सा बात याद रहेगा, जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ रहेगा और आपको वर्क निकालना होगा तो आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। और बेसिक ट्रिक याद रखना, जो कुछ भी वेरिएबल चीज़ें हैं, अगर वो किसी के साथ वेरी कर रहा है, चीज़ों के साथ बदल रहा है, उसके बीच का ग्राफ दिया हुआ है और आपको वो टर्म क्वांटिटी निकालना है जो कि उन दोनों का मल्टीपल में हो, प्रोडक्ट में हो। जब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में होगा तो हम इंटीग्रेशन करते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उन चीज़ों का हम क्या निकालेंगे, उस ग्राफ का क्या एरिया निकाल लेंगे, तो बाकी जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ए बराबर बी डॉट सी है, ठीक है, और बी मान लो सी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बी डॉट डी सी लिखेंगे। बी और सी के बीच का अगर कोई भी ग्राफ रहेगा, बी और सी के बीच का अगर ग्राफ रहेगा तो ए बराबर क्या होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही ए बराबर होगा, कभी भी पूरे फिजिक्स में। ठीक है, इसी तरह से कोई टर्म होगा, मान लो ए बराबर, मतलब पी बराबर क्यू बाई आर, अगर कोई डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और क्यू मान लो आर का फंक्शन है, यानी ऐसा है डी क्यू बाई डी आर, यानी क्यू जो है आर के साथ बदल रहा है, और क्यू और आर के बीच का ग्राफ है तो पी कैसे निकलेगा, और क्यू और आर के बीच का ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा वही क्या मिलेगा, पी मिलेगा। तो कोई चीज़ अगर डिपेंड करता है दो चीज़ के, जो दो फंक्शन पे, एक दो वेरिएबल पे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, और वो दोनों वेरिएबल अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसके ग्राफ का जो एरिया मिलेगा वही हमको क्वांटिटी मिलेगा, और अगर वो दोनों वेरिएबल किस में है, डिवाइड में है, तो उसका जो स्लोप होगा वही हमको क्या मिलेगा, वो क्वांटिटी मिलेगा। पूरे फिजिक्स में आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे करंट इज इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़ते हो, डी क्यू बाई डी टी, 10th में जरूर पढ़े होगे। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू वर्सेस टी का अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ दिया होगा, करंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया लेंगे, क्या लेंगे,
सॉरी इस ग्राफ का स्लोप लेंगे। कोई भी ग्राफ रहेगा, कांस्टेंट ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप 0 होगा, क्या होगा नहीं होगा, जब स्लोप निकालोगे स्लोप सीख जाओगे। अगर मान लो ये ग्राफ दिया रहेगा तो इसका क्या लोगे, स्लोप लोगे, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बस ध्यान रखना चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। बस अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो अपने आप चीज़ें हो जाती है। तो ये सब एक्स्ट्रा बात था यहाँ पे। चलिए वापस से आते हैं। तो ये जो वर्क है वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने में, प्रोडक्ट में है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है तो उसका जो उस ग्राफ का जो एरिया होगा हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका ग्राफ का एरिया, और अगर डिवाइड मिलेगा तो ग्राफ का स्लोप, जो भी क्वांटिटी रहेगा। तो यहाँ पे जो हमको वर्क निकालना है एफ वर्सेस एस का निकालना है, और हम जानते हैं कि वर्क क्या है, एफ और एक्स का प्रोडक्ट में, तो उसका एरिया ही होगा। चलो खैर, बहुत इजी टॉपिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है क्या। तो इस वजह से अगर ग्राफ अगर नीचे है तो हम नीचे वाला पोर्शन का ग्राफ जो होगा कभी भी उसका एरिया किसी का नेगेटिव नहीं आ सकता। कोई बोलेगा सर इसका एरिया नेगेटिव क्यों लिख रहे हो, कभी किसी चीज़ का एरिया नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉसिबल है कि किसी का एरिया नेगेटिव में आ जाए, किसी का लेंथ नेगेटिव में आ जाए, किसी का वॉल्यूम नेगेटिव में आ जाए, नहीं ना। तो एरिया का हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अगर हम इसके लिए वैसे प्रोडक्ट वैसे क्वांटिटी की बात करते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें मतलब वो जिस जगह नेगेटिव ना हो, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ से अगर हम उसका एरिया लेंगे तो वो हमको डिस्टेंस देगा, तो वो ऊपर रहे या नीचे रहे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखेगा। बट वर्क वैसा चीज़ नहीं है। वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसके बावजूद भी वर्क हमने देखा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनता है वो स्केलर बनता है। तो वैसा रट मत लेना कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा तो हमेशा पॉजिटिव भी होगा, डिस्टेंस स्केलर है हमेशा पॉजिटिव होता है तो बाकी सारा स्केलर भी वैसा नहीं, स्पीड स्केलर होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है तो बाकी सारा भी स्केलर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप ऊपर में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन नीचे है, तो इस वाला पोर्शन का एरिया को आपको नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क नेगेटिव भी होता है ना, कि कोई ये मत सोचना कि एरिया तो पॉजिटिव भी होगा इसलिए हम जोड़ देंगे, बस इसका ख्याल रखना। इसलिए एरिया अंडर द एफ वर्सेस एक्स कर्व विथ साइन कन्वेंशन, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, बस काम खत्म हो गया। अब आपको इसका एफ और एक्स के बीच का मतलब एफ और एक्स के बीच का क्या निकालना था, वर्डर निकालना था, मतलब इसका एरिया लेना है। कहाँ से कहाँ तक, एक बार 0 से लेके 8 मीटर तक, ये 0 से लेके 8 मीटर तक, इसके बीच में जो भी एरिया आएगा उसको आप ले लो। तो जल्दी से बनाने के लिए आप क्या करो, हमेशा अच्छा ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही फॉर्म में रहेगा जिसका एरिया आपको पता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा क्या रहेगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा, ट्राइंगल के फॉर्म में रहेगा, कभी कभी साइनसोइडल फंक्शन रहेगा, बहुत टफ सा ग्राफ नहीं रहेगा जिसका एरिया आप ना निकाल पाओ, हाइपरबोला नहीं रहेगा, पैराबोला नहीं रहेगा, जो आपको जितना आपके सिलेबस में बेसिक वही चीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 पोर्शन में तोड़ देते हैं ना, इसको हम लोग बोलते थे एरिया A1, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक एरिया A2, एक ट्राइंगल जैसा बन जाएगा, ये देखो एक ट्राइंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एरिया A3, खुद एक ट्राइंगल है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनेगा। तो टोटल वर्डन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया A1 प्लस A2 माइनस A3, मैंने इसका एरिया को माइनस क्यों लिखा, ये नीचे है ना। तो A1 क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 4 प्लस A2। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 20 माइनस A3, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10। फिर यहाँ पे -10 मत रख देना, मैंने ऑलरेडी पहले -10 रख लिया है। एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया को एरिया ही लिखना है, लेकिन जो नीचे होगा उसको माइनस लगा देना। 80 प्लस 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 जूल। बड़ा सिंपल है। और कुछ मैंने और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कोई टफ टॉपिक तो है नहीं, बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कभी ग्राफिकल फॉर्म में रहेगा तो उसका एरिया ले लेंगे। और एक क्वेश्चन कर लो, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ भी ले लो यार, एफ और एक्स को ले लो, कोई सा भी ग्राफ ले लो जिसका आपको एरिया निकालना है। मान लो एफ वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ ले लेते हैं, यार कुछ भी ले लेते हैं, अपने लोग को क्या है, ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, सेम वाला ग्राफ है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू देते हैं, सब जगह वैल्यू दे देते हैं। कुछ यहाँ पे 20 न्यूटन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो यार -10 ही न्यूटन ले लो, ठीक है। -10 कुछ भी लेना है वैल्यू, हमें तो बस निकालना है। 2 मीटर ले लो, 4 मीटर ले लो, 6 मीटर ले लो, 8 मीटर ले लो, और वही मान लो एक बार 0 2 लेकर
8 मीटर तक एक क्वेश्चन सेम है मान लो, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, तो देखो एफ वर्सेस एफ का ग्राफ है, उसका वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे सर, एरिया लेंगे। यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाता है, फिर यहाँ से यहाँ भी एक ट्रायंगल दिखता है, मुझे यहाँ से यहाँ इसके बीच में एक रेक्टेंगल दिखता है, फिर यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल दिखता है। तो मुझे 4 पोर्शन दिख रहा है, इसमें से 3 पोर्शन नीचे है, तो 3 को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर A1 बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर A2 बोल रहा हूँ, इसको मैं A3 बोल रहा हूँ, इसको मैं A4 बोल रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। क्या जोड़ते जाओ सबको। तो पहला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10, तीसरा रेक्टेंगल माइनस में नीचे है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 2, एंड लास्टली हाफ इंटू, एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, यहाँ से तक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 20, ये -10, ये -20 प्लस 20 खत्म हो जाएगा, और -10 -20 जूल। कोई भी ग्राफ रहेगा एफ और एक्स के बीच का, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, आप उसका क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीखा, बस इसको जल्दी से थोड़ा समाप्त कर देते हैं, फिर हम लोग कुछ अलग से क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कभी कभी वर्क डन के बारे में कुछ थ्योरीज क्वेश्चन आता है, अच्छी कुछ मैं बातें बताऊँगा अभी, उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद ही हम लोग एनर्जी पे मूव करेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कभी कभी कुछ अच्छी बातें पूछा जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन के दौरान वर्क डन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, टोटल वर्क डन क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। खैर पहले उससे पहले देख लो हम लोग जो वर्क अब तक पढ़े, अगर वर्क डन का हम बात करते हैं तो हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे। चलो फोर्स क्या है, पहले देखते हैं कि फोर्स कांस्टेंट, फिर हमने देखा फोर्स क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फिर हमने क्या देखा कि फोर्स क्या होगा, मान लो एफ और एस के बीच का ग्राफ है, एस लिखो एक्स लिखो जो भी लिखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का ग्राफ है। तो जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन कैसे निकालोगे, एफ डॉट एस करोगे, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो वरना एफ एस कोस थीटा। जितने भी एग्जाम्पल इसका करवाए एनएफ है, बाकी आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, नहीं बनेगा पूछ सकते हो। यहाँ पे वो कैसे लिखोगे, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे, उसी को इंटीग्रेशन कर लेंगे, डी एस डी एक्स डी वाई डी जेड जो भी रहेगा उसका लिमिट लगा देंगे, जो भी रहेगा पोजीशन जहाँ से जहाँ चेंज होगा। ग्राफ में रहेगा तो क्या निकालोगे उसका, एरिया अंडर एफ वर्सेस कर्व या ग्राफ जो भी बोलना है। ये हमने मोटा मोटी पूरा वर्क के बारे में सीखा। याद रखना, अगर कांस्टेंट रहेगा एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा, वेरिएबल रहेगा इंटीग्रेशन करना है, ग्राफ के फॉर्म रहेगा एरिया लेना है, खत्म। और कुछ भी नहीं है वर्क में, क्या ही पूछ लेगा, और यार क्या ही पूछ लेगा। कभी दे देगा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में 3-4 वेक्टर दे देगा, 2 वेक्टर दे देगा, आप दोनों वेक्टर को जोड़ो तो आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ना है, एक्स वाई वाला को वाई वाला के साथ, मतलब जो एक्स के राइस में है उसको एक्स के साथ जोड़ना है, यानी आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ना है, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ना है, के कैप को के कैप के साथ जोड़ना है, नेट फोर्स निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट देखना है क्या कहाँ से कहाँ गया, तो पोजीशन वेक्टर देगा फ्रॉम दैट टू दैट। तो अब मान लो जो भी पोजीशन वेक्टर रहेगा वो एक्स वाई जेड तीनों में रहेगा, तो इनिशियल और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। दोनों वेक्टर को क्या करो तो डॉट करो तो आपका ओवर निकल जाएगा। फोर्स दिया हुआ रहेगा उसका जैसे डिस्प्लेसमेंट रहेगा, चाहे इंक्लाइन प्लेन में रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, कैसे भी रहेगा, ठीक है ना, कोई सा भी फोर्स रहेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है 20 30 40 कुछ भी है, फ्रिक्शन फोर्स है गर्सन फोर्स है, जो भी वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन जो भी है, वो फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स है, समय के साथ या पोजीशन के साथ अगर नहीं बदल रहा है, उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस एफ एस कोस थीटा उस वाला फोर्स का और उस वो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एफ एस कोस थीटा। लेकिन वहाँ पे एक बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसा करना है हमेशा कि फोर्स को या तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेकर के चले जाना या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की तरफ लेकर के आ जाना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फोर्स को अगर तो आप डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेकर के चले और फोर्स मान लो किधर भी है, कोना कोनी है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर आपको इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट अगर इधर ले लोगे तो जो कंपोनेंट इधर आएगा उस फोर्स का कंपोनेंट के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हमेशा रहेगा, और कोस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए आपको अलग से कोस थीटा का सोचना नहीं होगा। अगर सेम तरफ है कोस 0, अपोजिट में कोस 180, नहीं भी है तो वैसे बना लेना है, नहीं भी है तो वैसा बना लेना है। अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो दोनों को सेम तरफ लेकर के आ जाना है, ठीक है, हमेशा कोशिश करना। अभी उसमें भी कुछ हमको टॉपिक्स अब कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि मान लो कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है, कोई अगर यहाँ पे रड है, चलो इसी मार्कर कोई क्वेश्चन बना लेंगे। एक रड है मान लो, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर ऐसे कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ, फोर्स हमेशा की तरफ हॉरिजॉन्टल ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स मेरा उसी एक्स की तरफ है,
ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस वाला फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो मैं ये देखूंगा ये जो रड है, जो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटक रहा है, मान लो ज़्यादा समझ में आएगा, रड भी लेकर समझ सकते हो कि रड लोगे तो, लेकिन ठीक है माते आते यहाँ वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ पूरा यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये मैं फोर्स यहाँ से कॉन्स्टेंट फोर्स सिर्फ इधर लगा रहा हूँ, तो मेरे इधर वाले फोर्स की वजह से इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेरे इधर वाले फोर्स की वजह से इधर ही सिर्फ कितना, दोनों अगर मैं सेम तरफ ले लूँगा तो बस सेम तरफ को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, मैं अगर कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क डन। अगर फोर्स वेरिएबल है एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, या तीनों के साथ, या किसी दो के साथ, अगर दो पे डिपेंड कर रहा है और मतलब पोजीशन के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पोजीशन के फॉर्म में ला करके पोजीशन के साथ उसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। जिस जगह से जिस जगह जा रहा है वो फोर्स वेरी कर रहा है, उस तरह से आप उसका इंटीग्रेशन कर लोगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन ही करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में क्या करते हैं, उसका एरिया ले लेते हैं, बस इतना सही बात है वर्क निकालने का, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसमें वर्क के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एनर्जी पे मूव करेंगे। चलो, मतलब जब बात खत्म ही करना है वर्क का तो और कुछ बात कर लेते हैं ना, ठीक है। आप वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो कुछ भी कंटेंट आएगा कुछ बियॉन्ड सिलेबस आ जाएगा या आपके लिए काम का नहीं है, उतना ही डाला जाएगा जो आपके लिए काम का है, ठीक है ना। या कुछ अगर क्वेश्चंस डाला भी जाएगा जो हो सकता है आप कहीं और नहीं पढ़े हो, या हो सकता है कहीं और नहीं देखे हो, तो उसका मकसद सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप सोचने वाला बन जाए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो अभी समय हो रहा है 11:40, शायद आपको दिख रहा होगा तो रात का, और वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। बस आप लोग पढ़ो और दुआ दो कि हम और भी आगे अच्छा काम करते रहें, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, आते हैं। फाइंड आउट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स साफ साफ मेंशन है, एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स भी कांस्टेंट ही होगा, पोजीशन के साथ तो चेंज होगा नहीं mg का वैल्यू। और जो एफ है कांस्टेंट फोर्स, वो हमेशा क्या है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एफ हॉरिजॉन्टल लग रहा है। टू मेक द रड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ये रड वर्टिकली है, इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो हम बता रहे थे, ये मार्कर है, एक रड है, इसको हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा के अगर हम ऐसे करते हैं तो वो हमने कितना कम, वो वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ, और उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर, उसके द्वारा कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो ये जब अगर इसको हम फोर्स लगाएंगे तो धीरे 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 किधर ऐसे ऐसे जाएगा, तो मान लो ये ऐसे दिखा, बाद में तुमको ये ऐसे दिखा, मतलब ये रोड यहाँ से पहुँचते हुए, मतलब हर जगह मैंने इसको जब यहाँ पे था तो फोर्स ऐसे लगा रहे थे एफ, फोर्थ मेरा हॉरिजॉन्टली था, फोर्थ मेरा हर जगह क्या था, हॉरिजॉन्टली था, मतलब मने मने में फिगर ऐसे कर लेना ना, ये ऐसे रट जा रहा है, ऐसे रट जा रहा है, फोर्थ लेकिन हॉरिजॉन्टल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल, फोर्थ ऐसे पहुँच गया, ठीक है। फोर्स इस जगह पे लग रहा है, एंड पे लग रहा है ना, ये फोर्स उसका एंड पे लग रहा है, एंड शोल्डर पे लग रहा है, इसका लेंथ एल दिया है, मास एम दिया है, इस फोर्स के द्वारा कितना हो। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जब भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालोगे ना, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट देखो, ताकि दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए, cos 0 हो जाए, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल की तरफ लग रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पॉइंट का, जिस जगह में फोर्स लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस फोर्स की वजह से। तो इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स एक्सिस में, क्योंकि फोर्स एक्स की तरफ लग रहा है तो मैंने एक्स का ही डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, तो एक्स की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ था, ठीक है, और यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला गया, तो कितने का, अगर एल लेंथ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना एल का हुआ कि नहीं हुआ, एल का ही ना, एक्सिस में तो सोचो यहाँ पे था, ये वाई एक्सिस में समझो था, वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कितना होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0, मतलब यहाँ पे तो एक्स में 0 है, और ये ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया, तो अभी ये वैल्यू कितना हो गया L,0, मतलब एक्स में कितना मीटर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ पे था और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो कितना मीटर आ गया, जो उसका लेंथ है L मीटर आ गया। तो अगर मैं इस एफ फोर्स के द्वारा अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो ये वर्क डन में दो तरफ देख सकता हूँ, एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ भी। तो मैं अगर एक्स की तरफ दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना गया एल के बराबर, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एल, बाकी cos 0, क्योंकि उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उधर ही फोर्स लग रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, तो आंसर हो जाएगा। अगर यही वाला मैं फोर्स की वजह से मैं वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में, तो मैं अगर वर्क डन निकालूंगा तो ठीक है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो एल का ही होगा, ये पोजीशन पहले इतना नीचे है और ये वाई एल नीचे चला गया ऊपर, यानी ये यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, समझो कितने का डिस्प्लेसमेंट इधर भी हुआ, वही जो उसका लेंथ है एल का ही हुआ। फिर अभी देखना वर्क डन बराबर एफ किधर लग रहा है, एफ किधर लग रहा है एक्स में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है वाई में, तो एफ एल कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। आई थिंक आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँगा कि एक्स की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एल का ही हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँच गया। वाई में कितना हुआ, क्योंकि ये वाला देखो ये यहाँ से ऊपर यहाँ पहुँच गया, तो वाई में भी कितना का हुआ, एल का हुआ। बट वाई में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, और वो फोर्थ मेरा किधर लग रहा था, एक्स की तरफ लग रहा था। दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, इसलिए वाई की तरफ वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, और एक्स की तरफ वर्क डन कितना हो जाएगा, वो फोर्थ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा कोस 0 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे। तो उसके लिए भी देख लो, देखो ये वाला रड में जो पूरा मास है पूरा यूनिफॉर्म है ना, पूरा यूनिफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक मास एम बैठा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, किसका mg, ये पूरे का मास, यहाँ पे कुछ और मास होगा, यहाँ पे कुछ और मास होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कोई लेंथ एल के क्रॉस, तो उसके मास को हम उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा देते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास। और यूनिफॉर्म रड का यूनिफॉर्म चीज़ का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एग्जैक्टली उसके बीच पे होगा। तो मान लो यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, mg लग रहा है नीचे, और थोड़े समय के बाद ये पोजीशन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया है, उसके बाद में mg यहाँ लगेगा, ठीक है। mg का लोकेशन फिक्स हो गया, mg कहाँ पे। तो अगर मैं mg का भी अगर वर्क डन निकालूंगा तो मैं भी इसका भी दो तरफ देखूंगा, x की तरफ भी और y की तरफ भी। मैं अगर x की तरफ देखूंगा इस पार्टिकल का कि x की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है mg के वजह से, तो mg नीचे लग रहा है, और x की तरफ ये वाला पोजीशन जहाँ फोर्थ लग रहा है बस उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, जिस जगह फोर्थ लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का डेफिनेशन ही यही है, फोर्थ इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्थ लगे या फोर्थ के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। मैं शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, जिसमें एग्जांपल लिया था कि अगर कोई ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो जिस हाथ में फोर्थ लग रहा है उस हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे वर्क डन क्या था, जीरो था। तो जहाँ फोर्थ लग रहा है वहाँ का डिस्प्लेसमेंट देखना, फोर्थ सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे mg, क्योंकि पूरे रड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यहाँ थे यहाँ पहुँचा, तो एक्स में कितना गया, देखो तो एक्स में कितना गया, l/2 गया, आधा गया ना इसमें, यहाँ से कितना होगा, l/2 गया। एक्स में तो l/2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्थ यानी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट l/2, बट एंगल कितना होगा 90 ना, ये mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट l/2 किधर हुआ, इधर हुआ। तो एक्स एक्सिस में वर्क डन कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जीरो हो जाएगा। बट वहीं वाई एक्सिस की बात करोगे, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वाई में भी कितना ऊपर गया, देखो ये वाला पोजीशन पहले यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, तो कितना का डिस्प्लेसमेंट है, हाफ का है कि नहीं, ये इधर भी गया कितना है, l/2 का ही है। तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किधर हुआ, ऊपर की तरफ, और mg फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। एंगल का एकदम ख्याल रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगल का ख्याल रखना है, बस हो गया। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट l/2 डिस्प्लेसमेंट l/2, लेकिन दोनों के बीच एंगल कितना है, l/2 यहाँ से ऊपर गया और mg लग रहा था नीचे, तो cos 180 ना, cos 180, तो कितना आ जाएगा, -mg l/2, -mg इंटू l/2। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, यहाँ से पूरा वर्क का रिवीजन ले सकते हो, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क का रिवीजन ले सकते हो। जिस जगह में फोर्स लग रहा है, जिस जगह में फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उस जगह का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जब ऊपर गया, इस जगह का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में भी l मीटर आया और वाई में भी यहाँ से ऊपर l चला गया। देखो पहले इतना नीचे था तो यहाँ से ऊपर गया तो l मीटर ऊपर चला गया। तो इस फोर्स की वजह से जो फोर्स एक्स की तरफ लग रहा था तो उसका वर्क डन तो हो जाएगा f इंटू डिस्प्लेसमेंट, और f भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इधर हुआ, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, FL cos 0, तो FL आ जाएगा। बट मैं बोलूँगा कि उस फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में कितना वर्क डन हुआ, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, यहाँ से L तो ऊपर गया, ये रड यहाँ से यहाँ पहुँचा तो L तो ऊपर गया, बट फोर्स किधर लग रहा था, एक्स की तरफ लग रहा था, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वाई में कितना हो गया, वर्क डन 0 हो गया। आगे बढ़ो, अगर बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालो, तो मैंने बताया अभी कि यूनिफॉर्म रड में पूरे रड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगा हुआ, उसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है। अब उसका सेंटर ऑफ मास जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये वहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचा, सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस में भी l/2 आ गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक्स एक्सिस में देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा l/2, और वाई में भी यहाँ से ऊपर पहुँचा l/2। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स में भी वाई में भी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स लग किधर रहा है, वाई में लग रहा है। इस वजह से वर्क डन सिर्फ किधर होगा, वाई में होगा, क्योंकि एक्स की तरफ कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, तो एक्स की तरफ कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है और किधर हुआ है, वाई में किधर हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो एंगल कितना होगा, cos 90, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ऑप्शन में प्लस रहेगा और आप प्लस में टिक मारोगे गलत हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट फील कर लो यार, मज़ा आ जाएगा। अच्छा सर देखो चलो ये ठीक है, कंटिन्यूस बॉडी के लिए यही इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे देगा सेम क्वेश्चन, देखो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना ना, ये तो मज़ा है यूट्यूब में ऑनलाइन में पढ़ने में कि चलो ठीक है नोट करने का टाइम नहीं हो, तो क्लासरूम में क्या होता है कि उतारो यार हुआ
यस सर हुआ, तो बचा नहीं सर नहीं हुआ, फिर रुक जाओ। बट यहाँ पे क्या है, तुम वीडियो को पॉज करके उतार लोगे, ठीक है ना, बैक जाओगे उतार लोगे यार, हम जितना मिटा दें, जितना जल्दी मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपके कंट्रोल में है, यहाँ पे पूरा आपके कंट्रोल में होता है। क्लासरूम में ये सब थोड़ा सा है, ठीक है, कुछ कहीं एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज, लेकिन अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उनका क्लास को नहीं छोड़ना है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर मैं कंटिन्यूसली फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो फिजिक्स में जरूर इंटरेस्ट पैदा करवा दूंगा, और आपको फिजिक्स का, अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा, कभी भी आप कहीं भी अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग को आपको करना है, रोज़ क्लास करना है, ठीक है। मेरा वीडियोज़ को, मेरा क्वेश्चन को एज आप एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी कोर्स किए हुए हैं और सिर्फ आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, तो आप फिर पूरा वीडियोज़ को अच्छे से देखो, ठीक है। वरना जो अगर फ्रेशर हो, कहीं 11th में हो, तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, कहीं ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो उसको मत छोड़ना, ठीक है ना, मेरा पर्सनल है, ठीक। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन क्लास नहीं छोड़ना है। मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये क्वेश्चन अगर आपका ऐसा हो जाए कि एक स्ट्रिंग पे एक बॉब यहाँ पे लटका हुआ जिसका मास m है, और ये लाइट इसका मास लेस है, और इसको मैं F4 लगा करके कैसे कर दूँ, इसको मैं स्ट्रिंग छुटा कर देता हूँ, या ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको मैं F4 लगा करके यहाँ पहुँचा दिया। सेम क्वेश्चन है अब, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अब मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उस स्ट्रिंग का लेंथ L है, मास सिर्फ यहाँ पे है। तो इस F वाला फोर्स के द्वारा बटन अगर बोलोगे तो दो तरफ बोलोगे, एक्स में बोलोगे, वाई में बोलोगे। सिर्फ फोर्स कितना होगा, एक्स में, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, एक्स में लग रहा है। वाई में तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फोर्स इधर वाई में डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाएगा, एक्स में फोर्स कितना हो जाएगा, वर्डन कितना हो जाएगा, एफ एल कोस 0 डिग्री, इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, और वाई में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन एम जी की वजह से, तो इसको भी दो तरफ देख सकते हो, एक्स में भी और वाई में भी देख सकते हो। एक्स में वर्डन कितना होगा, देखो mg, तो mg यहाँ पे सेंटर कहीं कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, mg कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। और ये वाला mg जो यहाँ पे लग रहा है, इसका डिस्टेंस कितना l है, तो ये वाला जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो x में भी l गया और y में भी l गया। तो x में तो खैर वर्डन 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा भाई, बताओ, थीटा कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और गया किधर, x में। मैं बोलूँगा y की तरफ कितना वर्डन होगा, तो mg y की तरफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर L का और कोस 180, तो माइनस mg L हो जाएगा। अभी L/2 mg L/2 नहीं होगा, अभी क्या हो जाएगा, माइनस mg L हो जाएगा। तो ये फर्क है, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए हमने mg को कहाँ पे लिया था, उसका सेंटर ऑफ मास पे लिया था। तो जहाँ मास रहेगा वहाँ से हमको हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वहाँ पे और ये चीज़ें समझ में आएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना, बस ये पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जहाँ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से उस जगह का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ताकि कोस 0 हो जाए, या उसका एंटी पैरेलल को लेंगे, या कोस 180 हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसका हम कंपोनेंट को ले लेंगे, ठीक, इसका ख्याल रखेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ, अ ब्लॉक इज टेकन अप ऑन अ स्मूथ क्वार्टर सर्कल अकॉर्डिंग टू द फिगर नहीं बनाया था, अच्छा क्वार्टर सर्कल बना देते हैं ना, क्या ही रखा है, जिसका रेडियस वगैरह कुछ दिया गया, रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस अगर आर है, एक क्वार्टर सर्कल ना, चलो रेडियस आर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर 1/4 को बोलते हैं ना। फाइंड आउट वर्डन व्हेन एफ इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, जिसको हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है। ब्लॉक का मास कुछ m होगा, मान लेते हैं, क्या ही रखा है उसमें, मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि जब f हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा तो उसके द्वारा कितना वर्डन होगा, तो f हॉरिजॉन्टल का मतलब f इधर लग रहा है, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचा तब भी f किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचा तब भी f किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यहाँ पहुंचा तब भी f किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है, बोलो भाई, फोर्स किधर लग रहा है, एक्स की तरफ। ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो एक्स की तरफ जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे था और यहाँ फाइनली पहुंचा, तो एक्स की तरफ कितना आगे गया, आर ही आगे गया ना, कितना सिंपल है। तो वर्डन बराबर कितना हो जाएगा, एफ आर कोस 0 डिग्री, यानी एफ इंटू आर आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जब सिर्फ फोर्स लग रहा था तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। व्हेन एफ इज टेंजेंशियल टू पाथ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बना देते हैं, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, दिखना चाहिए बस।
एक क्वार्टर सर्कल बना लो। और जब फोर्स टेंजेंशियली लगेगा, एक ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हो, टेंजेंशियली लगेगा, मतलब जब यहाँ ब्लॉक था, जब ब्लॉक इधर जा रहा था तब फोर्स भी इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर था। फिर जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा टेंजेंशियली, मतलब फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होगा। मतलब जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जिस जगह पे फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। फोर्स अलग अलग डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग डायरेक्शन। फोर्स तो एफ ही है, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का अगर मॉडर्न देखेंगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मॉडर्न कितना होगा, एफ डॉट डी एस, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मॉडर्न दूंगा तो टोटल मॉडर्न क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे ना, एफ डॉट डी एस प्लस एफ डॉट डी एस प्लस एफ डॉट डी एस प्लस एफ डॉट डी एस। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ पे इस जगह पे फोर्स छोटा था डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पे क्योंकि देखो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज होगा तो भी फोर्स को हम लोग चेंज ही मानेंगे ना। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अलग 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 अलग, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उधर ही फोर्स। टेंजेंशियल का मतलब क्या, जिधर ये ब्लॉक किधर जाएगा, ये ब्लॉक जो जाएगा टेंजेंशियली जाएगा, और फोर्स भी क्या लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है। यानी जहाँ पे ब्लॉक जा रहा है उधर ही, मतलब दोनों के बीच में हमेशा कितना डिग्री होगा, कोस 0 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख सकते हो कोस 0 डिग्री। इसको वजह से कितना होगा, एफ डी एस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ठीक है, एफ को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये डी एस डी एस डी एस डी एस यहाँ से डी एस को जोड़कर तो कितना हो जाएगा बताओ। टोटल सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, एफ इंटू कितना हो जाएगा 1/4, इसका 1/4 है ना, यहाँ से यहाँ तक डी एस प्लस 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 डी एस कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाई 4 ना, 1/4 का, तो और बड़ा कितना हो जाएगा, f πr/2। तो बस क्वेश्चन को पढ़ना है कि फोर्स किधर लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट। तो जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट किधर ही देखना है, इधर ही देखना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट में होगा तो कोसिनेटी, सेम में होगा कोस 0 डिग्री। तो उसका आंसर कितना है, f/r/2। आई थिंक आपको यहाँ तक तो कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियोज़ को फिर अगेन देखो, आराम से देखो, एक गिलास ठंडा पानी पी लो, ठीक है, टेबल में बैठ जाओ और आराम से वीडियोज़ को फिर से पॉज करके वापस से पार्ट 1 से देखो, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या आपका ये बताने का स्टाइल हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग के पास, कोई भी टीचर के पास जो ढेर सारा बुक्स पढ़ते हैं, कई जगह कई रिसोर्सेस रहता है हम लोग के पास, जो आपके पास भी होगा। आप जब तैयारी करते होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन पेपर, बहुत सारा टेस्ट सीरीज, बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे। तो जब आप बहुत सब चीज़ों पर वर्क करते हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया भी रहता है। तो अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पास फिर दूसरा मेथड होगा उसी चीज़ को समझाने का, और फिर कोशिश किया जाएगा समझाने का, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आप मेरे कम्युनिकेशन को समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है। तो आज से अगर 5 महीना 6 महीना बाद की बात करूँगा तो तब मुझे भी बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आप में से कौन से बच्चे देखोगे, क्या कमेंट करोगे, क्या मुझे क्या कहाँ कमी रहा है, कहाँ नहीं रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है जब से मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी वर्क को एनर्जी पावर पूरा मैं आपको यहाँ पे जैसे भी रूम में अकेले में शूट हो रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन 11th का जो भी इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आपका लाइव क्लासरूम का लेक्चर होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर 12th का शायद इसी तरह शूट होगा। अभी ये टॉपिक चलेगा कंटिन्यूसली, ठीक। ये खत्म हुआ और थोड़ा सा हम लोग वर्क पे बात करें, थोड़ा सा फ्रिक्शन पे भी बात करते हैं हम। फ्रिक्शन में भी इंटरेस्टिंग बात कुछ आता है यार, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा क्या वर्क डन हमेशा 0 होगा, काइनेटिक के द्वारा 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसको थोड़ा हम लोग 2 सिस्टम लेकर के समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक उतार लो पहले। तो कुछ और भी बात कर लेते हैं ना, चलो। अब बात निकल ही गया, रात हो ही गया है तो बात बढ़ते जाए। यहाँ पे एक वर्क डन निकालने का क्वेश्चन है और वहाँ पे हमने टॉपिक लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इन 2 टॉपिक को करके हमारा आज वर्क हो जाएगा पूरा, और वर्क ख़त्म हो जाएगा, हमारा वर्क का वर्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं आप। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू टेक द ब्लॉक फ्रॉम फुट ऑफ इंक्लाइन टू द टॉप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बोला कि कितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करना पड़ेगा जब आप इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम जब इसको पकड़ के ऊपर लेकर के जाएंगे, टू टेक द ब्लॉक फ्रॉम फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू द टॉप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अंडरलाइन, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, मैं उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा जितना नीचे फोर्स लगेगा। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब मैं ब्लॉक को कोई एक्सेलरेशन से लेकर नहीं जाऊँगा। मतलब मेरा जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा और इधर से बाहर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तभी जाकर के बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा।
यानी आपको एक्सटर्नल फोर्स दे दिया हुआ है, क्योंकि जिधर जितना अपोजिट में जो फोर्स लगेगा उतना ही आप लगाओगे। तो अगर वर्क निकालना तो वर्क का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा तो ऊपर ही लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एस का होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। फोर्स भी ऊपर लगेगा क्योंकि मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एफ या कोस 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा और कितना किस फॉर्म में अंतर है, ऑप्शन दिया हुआ था, जगह कम था तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा। चलो मान लो जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा, पूरे रास्ते में कहीं भी जर्नी को ले सकते हो, सोच सकते हो, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है, ये देखो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। एम जी किधर लगेगा, इसका एम जी किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। एम जी फोर्स जिधर जो लग रहा है उधर बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है, इस वजह से हम उस एम जी का कंपोनेंट लेंगे। तो एम जी का कंपोनेंट लेंगे तो दो तरफ कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और एक इधर आएगा। सर क्या बोल रहे हो सर, इधर दो कंपोनेंट आएगा? तो अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े, वेक्टर का कंपोनेंट लेना, रिजोल्यूशन लेना, तो फिर दिक्कत है यार। फिर फटाफट सुन लो, कोई भी वेक्टर को दुनिया में किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, बतरते कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में कितना कहते हैं, वो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री हो। अपने सुविधा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि हम फोर्स को उसी तरफ लेकर के जाएं, या उस वेक्टर वाला कंपोनेंट को उसी तरफ लेकर के जाएं जिधर हमको बात करना हो। तो बात हमको इधर का मोशन करना है, तो हमने इसका एम जी का इधर वाला फोर्स को लिया, और इस ब्लॉक पे हमेशा इस सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हमेशा क्या लगाएगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, जिधर बॉडी का रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि बॉडी चल रहा है इसलिए कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ये फोर्स mg का जितना इधर आएगा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना इधर लगेगा इसके बराबर ही लगाना पड़ेगा, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाए। समझ में आ रही बात? तो इधर कितना कंपोनेंट, तो ये देखो एंगल थीटा है, यहाँ पे कितना होगा 90 होगा, तो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा हमें। तो इधर क्या आएगा, mg cos थीटा। याद रख सकते हो, कंपोनेंट लेना नहीं आता तो जिधर थीटा होगा तो mg cos थीटा बोल दोगे, उधर क्या बोलोगे, mg sin थीटा। क्या हंसी इसलिए आता है कि अगर मान लो कंपोनेंट लेना आता नहीं, समझ में नहीं आता, तो क्या ही कर सकती हो। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल किसके बराबर है, देखो डायग्राम देखो, नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल किसके बराबर, ये नॉर्मल इधर, इधर mg cos थीटा, म्यू इंटू mg cos थीटा, ये हुआ आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसके साथ s मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा इंटू s। कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों दिक्कत होगा हमको, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है सर, बस आप पढ़ाते जाओ, हम लोग बस सुनते जाएंगे। उतार नहीं रहे हो, उतार नहीं रहे हो तो बस मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से तो मार भी नहीं सकते तुम लोग को, उतार रहे भी उतार रहे हो। mg sin थीटा इंटू एस, साइन थीटा इंटू एस, यहाँ पे cos थीटा इंटू एस है, और यहाँ पे देखो h है, l है, ये हमने अपने मन से माना, ठीक है, क्योंकि h और l के फॉर्म में ऑप्शन में था। तो यहाँ से देख सकते हो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ से देख सकते हो ना फटाफट, h बाई s होगा, तो h बराबर क्या लिख सकते हो, s इंटू साइन थीटा। और देखो इसी तरह से कोस थीटा बराबर क्या होगा, छोटा हो जा रहा है क्या, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस l बाई s, तो l बराबर क्या होगा, s इंटू कोस थीटा। यानी साइन थीटा इंटू एस की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, h ले सकते हैं, mg इंटू एच प्लस म्यू गुना mg इंटू कोस थीटा इंटू एस की जगह ले सकते हैं, l लिख सकते हैं। और आपका ऑप्शन में कुछ इस तरह से था, h प्लस म्यू इंटू एल, हाँ म्यू के था, कोई दिक्कत नहीं। और आपका आंसर कुछ नहीं करना है भाई, जिस फोर्स के द्वारा वर्डन निकालना होता है उस फोर्स को लिखते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको लिखते हैं, दोनों के बीच का एंगल को लिखते हैं। फोर्स कौन सा बोला था, एक्सटर्नल एजेंट बोला था। एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट फोर्स निकालने के लिए, ले जाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा जितना इसके अपोजिट में लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। मार्कर गिर गया तो मैंने मार्कर को उठा भी लिया, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, F के लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा के बराबर, म्यू इंटू mg cos थीटा। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स उधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट पता था, अंदर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक लगा लिए, h और l के फॉर्म में sin थीटा cos थीटा, आपका आंसर आ गया।
ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ ताकि उधर थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है क्या। तो ये वाला बात को मैं रब कर दे रहा हूँ ना। तो आप उतार ही लियोगे, नहीं भी उतारोगे तो भाई पॉज करना, उतारना, बैक कर जाना, उतार जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं वर्डन कुछ फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा पे लिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी होगा तो उसके द्वारा जो वर्डन होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेट वर्डन जो होगा वो 0 होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का लग रहा होगा तो उसके द्वारा भी वर्डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेट वर्डन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं ना। अच्छा वैसे भी आई थी हम जनरल बात करें कि मान लो एक ही ब्लॉक है कोई, पहले मैं ऐसे ही बताऊँ, एक ही ब्लॉक है, मान लो एम मास का है, तो इधर का ब्लॉक मूव कर रहा है, कोई एफ फोर्स लग के इधर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन, अगर ये सरफेस रफ है तो किधर फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और जाएगा का ब्लॉक किधर, आगे की तरफ जाएगा। तो इसके फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर कितना होगा, एफ एस कोस 180, फिर फ्रिक्शन फोर्स किधर पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा क्या। और चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो हम आपको लगता होगा कि सर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्डन हमेशा नेगेटिव होगा। जी हाँ, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्डन हमेशा नेगेटिव होगा जब एक ही ब्लॉक रहेगा ना, जब एक ही ब्लॉक रहेगा। हम 2 ब्लॉक सिस्टम में देखते हैं यहाँ पे, अभी ये कहानी जो लिखा गया है 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए लिखा गया। एक ही ब्लॉक के लिए तो ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो वर्डन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोशन जिधर होगा डिस्प्लेसमेंट तो उधर ही होगा और फोर्स अपोजिट में लगेगा। तो ये मैंने अगर लिखाया हो, आगे तुमको समझाया होगा कि वर्डन नेगेटिव, तो फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल भी बताया होगा, लेकिन वो 1 ब्लॉक के लिए यहाँ तक ठीक है, ये तो ठीक। बट अगर हम इसी को थोड़ा सा फिर से मार करके किया तो फिर से मुझे मार करके उठाना पड़ेगा क्या। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊं समझाने के लिए, क्या करने के लिए, बोलो भाई, क्या करने के लिए, समझाने के लिए। ये ब्लॉक मान लो ए है, ये ब्लॉक मान लो बी है, ठीक है, और मैं इस पर फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स मेरा एफ है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के ये मान लो ब्लॉक पहुंच गया। ये दोनों, एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर मान लो कुछ रखा हुआ है, दोनों ट्रक के साथ साथ दोनों आगे जा रहा है, और ये ए यहीं पे रह गया, और ये बी जहाँ मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में वहीं पर आ गया। जाहिर सी बात है ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ए और बी साथ साथ गया कि नहीं गया, जितना आगे जैसे ये यहाँ पे मैं लोग पहला लिख स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पढ़ रहा है ना। चलो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मान लो ये अगर यहाँ से यहाँ तक गया एस मीटर, ठीक है, तो ए बी कितना आ गया, एस मीटर आ गया। देखो ए पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया एस मीटर, बी भी कितना गया, एस मीटर ही आ गया। दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन भी लग रहा है, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ये इसको क्या बोलेगा, नीचे वाला ब्लॉक बोलेगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट एक होता है, जब मैं फ्रिक्शन फोर्स अगर कभी लेक्चर डालूंगा वो बस इतना ही बोलता है, जो एक दूसरे ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगता है एक दूसरे जगह पे, बस यही बोलता है कि हम साथ साथ रहेंगे, जीवन भर हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक पे तुम फोर्स आगे लगा रहे हो तो ये वाला ब्लॉक बी ए को बोल रहा है चलो तुम मेरे साथ आगे चलो, क्योंकि हमको तुम्हारे साथ साथ ही रहना है। तो इसलिए ये नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इसी तरह से ये ए ब्लॉक जो है बी को बोलेगा ना 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 आगे मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, मेरे साथ ही रह जाओ। तो इसलिए ए वाला ब्लॉक बी पे भी फ्रिक्शन लगाएगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी पे लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा, ठीक है। ये बी पे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ए पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे की तरफ, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फ्रिक्शन स्टैटिक इसलिए है क्योंकि सर यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो जहाँ पे ए था वहीं पे ए रह गया, यानी ए बी के रिस्पेक्ट में इधर उधर नहीं हुआ, जहाँ था वहीं हाँ साथ से चला गया। तो अगर मैं ए का वर्क डन निकालूंगा तो ए का वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ एस है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस मीटर का हुआ है, दोनों में एंगल कितना है, ए के लिए एफ एस भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, कोस 0 डिग्री यानी। अच्छा अगर मैं बी की बात करूँगा बी की, तो बी के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस, कितना एंगल है बी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आगे ही एफ का कितना आगे, एंगल कितना हुआ 180, और कोसेंट का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव होता है, माइनस एफ एस इंटू एस। आपको चीज दिख रहा होगा, ए पे वर्क डन पॉजिटिव आया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, बी पे वर्क डन नेगेटिव आया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो मैं क्या गलत दिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो होगा पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा। बट पूरे सिस्टम में अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूँ, पूरे सिस्टम में नेट वर्क डन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ एस माइनस एफ एस, जो किसके और आएगा
जीरो के बराबर आएगा। मैंने यही बात यहाँ पे लिखा था। अगर कभी भी दो ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है पूरे रास्ता में, पूरे जर्नी में, यानी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, यानी दोनों बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट सफर किया, तो जाहिर सी बात है एक पर तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा आगे जाएगा, आगे फोर्स लगेगा, आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे पे पीछे लगेगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्डन हो जाएगा। और टोटल वर्डन की बात करो तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का जीरो हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। बट शायद काइनेटिक में वैसा ना होगा, टोटल वर्डन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, काइनेटिक भी देख लेते हैं। क्या इसको इरेज कर दें, आप पॉज करके उतार लेना, यहीं पे देख लेंगे ना, देख लेंगे सर, देख लेंगे। आओ आप बाहर आओ, देख लेते हैं आपको। हाँ देख लेंगे, ठीक है। अब इस पे तुम क्या कि जोरदार ऐसे फोर्स लगाओगे, इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, और ए जो है गिरते गिरते बच गया। ए क्या हुआ, बी के ऊपर से गिरते गिरते बच गया, गिरते गिरते बच गया। ए मान लो यहाँ पे आ गया, ए मान लो यहाँ पे आ गया। एक फोर्स इधर लगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, नहीं तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। ये ए बी को बोलेगा नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तुम ए बी पे इधर, एफ बी ए पे आगे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन 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 हुआ यूँ था कि दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ, और फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेटिव मोशन, गुस्सा गुस्सी हो गया। और क्या, तब तक बी यहाँ से यहाँ जो पहुँचा, तो मान लो बी ये, अच्छा इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो, मैं मान लो तो एस नोट बोलता हूँ, एस नोट या एक्स नोट। और मान लो अगर बी अगर यहाँ पे एस मीटर गया, तो ए कितना गया, अगर बी गया तो खुद सोचो ए कितना गया, एस माइनस एस नोट गया ना, क्योंकि ये तो इधर पीछे भी आ गया कि नहीं आया, तो ए कितना गया, ए कितना गया यहाँ से एस माइनस एस नोट। अब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना एक्चुअली में वो अलग अलग हो गया। इस वजह से यहाँ पे नेट वर्डन जीरो नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ए पे अगर वर्डन की बात करोगे तो सर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्यों उधर चल रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट कोस जीरो डिग्री, डिस्प्लेसमेंट एस है कि एस माइनस एस नोट है, एस माइनस एस नोट इंटू कोस जीरो डिग्री, कितना हो जाएगा सर, एफ के एस माइनस एफ के एस नोट। ठीक है, बी का वर्डन निकालेंगे सर, वर्डन बराबर फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ, एंगल कितना है सर, कोस 180 डिग्री है, कोस 180 डिग्री है। ठीक है ना, वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव होगा, माइनस एफ के इंटू एस। अभी देखो अभी देखो अभी देखो, बी पे वर्डन नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से बी पे वर्डन नेगेटिव, ए पे वर्डन काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव भाई, एफ के इंटू एस, एस बड़ा है एस नोट से, एस ज़्यादा है एस नोट कम है, हो सकता है। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हो सकता है एस कमी हो, कमी आ गया हो, इसका लेंथ से कम गया हो तो नेगेटिव होगा, वो इशू नहीं, चल पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। बट मैं अगर नेट वर्डन की बात करूँगा तो क्या भी जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो ना, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एफ के एस नोट। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो भाई रिजल्ट याद रख लेना, क्या, अगर दो ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अगर दो ब्लॉक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, तो नेट वर्डन क्या होगा, नेट वर्डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, क्योंकि एक पे फ्रिक्शन फोर्स उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, और दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन होगा। वही कहानी अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के करोगे, जब दोनों में रिलेटिव मोशन होने लगा, एक के ऊपर एक रखा हुआ है और रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, तो एक ज़्यादा आगे चला गया, एक कम ही आगे गया, कम ही आगे गया, डिस्प्लेसमेंट कम, वर्डन उसका कम, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो आपको याद रहेगा ये चीज़, सारा बात खत्म हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया यार, और क्या ही बताया। चलो एक बात और भी सुनिए लो, अगर कोई बोलेगा वर्क डन ड्यू टू इंस्टेंटेनियस फोर्स, बोलना मारेंगे छापर। इंस्टेंटेनियस फोर्स के द्वारा वर्क डन हम नहीं निकाल सकते, कभी इंस्टेंटेनियस वर्क में निकलता है ना, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, नो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालते हैं, यस, बट हम इंस्टेंटेनियस वर्क की बात नहीं करते, एवरेज वर्क की बात करते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फोर्स लगा, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट लगे, वेरिएबल लगे, बदले, ये सारी बात। ठीक है, कैसा लगा आपको वर्क का। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा एनर्जी पे आएगा, एनर्जी पे लेक्चर तभी आएगा जब आप अपनी तरफ से एनर्जी दिखाओगे। मिलते हैं फिर।